संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम फरवरी माह में जो कृषि और संबंधित विभिन्न गतिविधियां हमारी होती हैं, उन सब में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्यबिंदु हो सकते हैं, उस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से इम्पैक्ट पॉइंट हैं, कौन कौन से प्रभावी बिंदु हैं जिन पर हमारे किसान भाइयों को और कृषि से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उन इम्पैक्ट पॉइंट पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कृषि विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर MP उपाध्याय साहब। तो सर, मैं जानना ये चाहूँगा और हमारे दर्शकों के लिए कृपया ये बताने की कृपा करें कि फरवरी का जो ये प्रथम पक्ष जा रहा है, इसमें क्योंकि जनवरी में टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन हुआ था और फरवरी में शुरुआत से ही जो है टेम्परेचर अब राइज होने लगा है। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारी विभिन्न फसलें हैं, गेहूं है, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सारी जो फसलें हैं इनकी और अन्य जो फसलें हैं उन पर जो है किस तरह किसानों को देख रेख करनी चाहिए और क्या इनके प्रभावी बिंदु हैं, फसलवार कृपया बताने की कृपा करें। देखिए, इस समय सारी रबी की फसलें विभिन्न अवस्थाओं में खड़ी हैं और निश्चित रूप से गेहूं की फसल ही सबसे प्रमुख फसल है जी। और गेहूं में इस समय सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है जी। अब इसमें यह है कि कुछ लोग दूसरी सिंचाई कर चुके होंगे जिन्होंने अपना गेहूं समय से बोया है। कुछ लोग जो थोड़ा देर से करके, विलम्ब से करके बोए हैं, तो उनको हो सकता है कि वो दूसरी सिंचाई की भी स्थिति में हो। वैसे इसमें सिंचाई का नियोजन इस तरह से किया जाता है कि पहली सिंचाई 20-21 दिन पर ताजमूल अवस्था में करते हैं, तो वो 20-21 दिन पे करते हैं। इसके बाद 20-21 दिन के अंतराल पे ही अगली सिंचाइयाँ करते रहते हैं जी। दूसरी सिंचाई 40-45 दिन पर, तीसरी 60-65 दिन पर, चौथी सिंचाई 80-85 दिन पे। तो जैसी फसल की अवस्था है, जिसकी बुवाई के हिसाब से, उस तरह से किसान भाई अपना देखें 20-20 दिन के अंतराल जी जी। और लास्ट में जा करके अंत में ये होता है कि जब टेम्परेचर काफ़ी राइज हो जाता है, हवा भी चलने लगती है जी, तो जो आखिरी 5वीं 6वीं सिंचाइयाँ हैं उनमें लास्ट वाली में 15-18 दिन के अंतर पे भी सिंचाई करते हैं। अच्छा। और जैसे शुरू में भी ये होता है कि जो बहुत विलम्ब से बुवाई करते हैं, तो पहली सिंचाई उनको कहा जाता है कि वो 18 दिन पे ही कर दें। तो इस समय जो सिंचाई है वो बड़ी सावधानी पूर्वक करें और एक इस तरह का भी ध्यान रखें, बल्कि सावधानी बरतें कि ज़्यादा पानी ना दें, आवश्यक हल्की सिंचाई करें। और अगर हवा की अवस्था है, हवा तेज चल रही है, तो कभी भी सिंचाई तेज हवा चलते समय दिन में ना करें। अच्छा हो कि शाम के टाइम सिंचाई करें और हल्की सिंचाई करें, ताकि सुबह तक वो पानी अब्जॉर्ब हो जाए, सूख लिया जाए और मिट्टी सेट हो जाए और फसल के गिरने की ज़्यादा स्थिति ना रहे। यानी तेज हवा में अगर सिंचाई करेंगे तो पौधे जो गिर सकते हैं। जी जी। क्योंकि कुछ गेहूँ ऐसा होगा जिसमें बाल निकल रही होगी, कुछ में निकल आई है, कुछ ऐसा है जो कि अभी गबोदा में ही है, अलग अलग स्थिति में है। तो जैसी जिसकी फसल की स्थिति है, उसको उस हिसाब से अपनी सावधानी बरतनी चाहिए जी। एक चीज इसमें और है, मैं थोड़ा सा इसके लिए सभी को, जिनके अभी बालें नहीं निकली हैं या जिनकी निकल आई हैं, मैं उनको सभी को सावधान करना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आता है कि किसान थोड़ा असमंजस में होता है। गर्मी खूब पड़ रही है और हवा भी चल रही है, तो वो ये सोचता है कि सिंचाई करें या ना करें। देखो, इसमें हानि तो दोनों स्थितियों में होती है। सिंचाई करेंगे तब भी नुकसान होगा और नहीं करेंगे तब भी नुकसान होगा, अगर तेज हवा चल रही है तो। लेकिन नहीं करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। सिंचाई करनी जी जी। इसलिए सिंचाई करना तो है, लेकिन इस सावधानी के साथ कि हल्की सिंचाई और शाम के समय, ये बस इतना ध्यान रखें। गेहूं में एक और आवश्यक चीज़ है कि काफ़ी नुकसान चूहों से भी होता है। तो अब जो बाल निकल रही है और इस तरह की स्थिति है, काफ़ी फसल बड़ी भी है, तो इसमें चूहे
नुकसान करना शुरू करते हैं। लेकिन चूहा नियंत्रण जो है वो किसी एक किसान से नहीं, बल्कि जिस क्षेत्र में गेहूं के बहुत सारे किसान हैं तो एक सामूहिक प्रयास करें। चाहे तो वो जिंक फास्फाइड का चारा डालें या एल्युमिनियम फास्फाइड का इस्तेमाल करें, और उसमें ये है कि जो बिल खुले हों उनको देख लें, चेक कर लें, और इसके बाद उसमें जो है जो खुली हों उनमें टिकिया डाल दें, और इस टिकिया डालने के बाद और उसको बिल को थोड़ा सा पानी डाल के बंद कर दिया जाए। लेकिन सर इस समय जो फसलें जो कि होती हैं खेत में, तो चूहा नियंत्रण एक बहुत कठिन कार्रवाई होती है इस समय। बिल को देखना और फसलों के बीच में देखना टिक मत। ऐसा है कि प्रैक्टिकली ऐसा है कि प्रैक्टिकल तो इसलिए है कि जब हमें जिस समय हमारा नुकसान होना है हमें करना, तो उसी समय बाद में हम करके करेंगे क्या जब हमारा नुकसान हो जाएगा जी। तो उसके लिए, लेकिन ये बात जरूर है कि थोड़ा सामूहिक प्रयास करने होंगे। हाँ, बिल्कुल। और एक खेत में 2 4 6 जगह पर ही ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा बिल नहीं होते जैसा अनुभव में देखा गया है। तो इसको सामूहिक प्रयास करके करें, लेकिन सामूहिक प्रयास नहीं होंगे तो फिर निश्चित रूप से लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। और एक चीज़ और है कि गेहूं में कंडुआ भी लगता है। कंडुआ में यह है कि जो बाल होती है जिसमें कंडुआ लगने की संभावना है, उसकी अगर फ्लैग लीफ को जो बीच की पत्ती होती है उसको देख लें तो बाल निकलने से पहले ही जाना जा सकता है कि इस बाल में कंडुआ होगा, क्योंकि वो बाल और उसका जो उसकी जो पत्ती है वो फ्लैग लीफ उसका कलर हल्का पीला पड़ जाता है, वो दूर से दिखाई देता है। उसको खींच लेना चाहिए, खींच के पॉलीथीन की थैली में डाल लें, दूर ले जाके या तो जला दें या गड्ढा करके उसे गाड़ दें। वरना होगा क्या कि जब वो बाल निकल आएगी और बाद में वो चूँकि उसका जो हवा से और उससे जो पाउडर फैलेगा तो उससे जो है काफ़ी इसका प्रसार हो जाता है और वो नुकसान होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सावधानी इसकी बरत लें। अच्छा, एक और गेहूं में ध्यान देने की बात है, आपने मान लीजिए दवा का इस्तेमाल किया है गेहूं के नियंत्रण के लिए, लेकिन फिर भी कहीं कुछ पेड़ रह जाते हैं। इसके अलावा मेड़ों पर और नालियों पर जो है खरपतवार ये गेहूं रह जाता है। तो आपको आगे के लिए ये सावधानी बरतनी है कि जो नालियों पर खड़ा है उसमें ये देख लें कि उसको चाहे ऊपर से ही काट लें, लेकिन उसमें बाल बनने की और बीज बनने की स्थिति ना आने दें। जी। उसको खेत में से भी वैसे तोड़ लें, काट लें, और मेड़ों पर और उस पर जो है उसको भी से कर दें ताकि उसमें बीज ना बनने पाए। जब बीज बन जाता है तो फिर वो अगले साल भी समस्या और विकराल रूप से सामने आएगी। अब चने में भी वो क्या नाम, जौ में भी इसके बाद दूसरी फसल, हालांकि जौ बीच में कुछ ऐसा काल आया कि जौ बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया, लेकिन अब इधर जौ की भी मांग बढ़ रही है तो अब लोग जौ करना शुरू कर रहे हैं, खाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्तू वगैरह भी बना के लोग खाते हैं। जो है बीमारी बढ़ती जा रही है तो लोगों में जौ के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो जौ में भी कंडुआ लगता है, और ज्यादातर इसमें जौ में आवृत कंडुआ लगता है, जिस पर एक उसके बाल पर जो है कंडुआ जो होता है इसमें पाउडर होता है काला काला, उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की चांदी जैसी झिल्ली होती है। तो उसको भी, उसके लिए भी वही उसी तरीके का उपचार करें जैसा कि गेहूं के कंडुआ के लिए कहा था। तो कंडुआ जो है सीड बॉर्न बीमारी है, अगर बीज शोषण कर लिया तो कंडुआ नहीं आता है। अगर नहीं किया है, अब तो जो है बीज लिया है ऐसी जगह से नहीं, उसका तो बड़ा सिंपल वो है कि मई के महीने में भिगो करके पहले, और इसके बाद में उसे सीमेंट के पक्के फर्श पर तेज धूप में जो है मई जून के महीने में अगर उसे सुखा लेंगे तो पहले तो उसका स्पोर्स जो है वो जमना शुरू होते हैं, और इसके बाद जब उसमें मई में डाल देते हैं 40-45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, तो वो सब मर जाते हैं। और इस तरह से ये सबसे सस्ता और सबसे आसान ट्रीटमेंट है, लेकिन नहीं कर पाते हैं लोग, नहीं इतना समय है, नहीं इस तरह की व्यवस्था है। कंडुआ रेजिस्टेंस वैरायटी भी आ गई है, तो आ गई है, लेकिन फिर भी कंडुआ फील्ड में दिखाई देता है। सर चने में और मटर में क्या इस समय खास इम्पैक्ट पॉइंट है? देखिए, चने में पहले तो ये होता था कि चना अक्टूबर के महीने में बुवाई हो जाती थी, लेकिन अब तो ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जो कि लेट बुवाई होती है, नवंबर में भी स्वयं करते हैं। तो चने में भी अलग अलग स्थिति होगी। कुछ चने में फूल आने को होगा,
लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जिनमें कि इस समय फलियां बनना शुरू हो गई। हाँ। तो जिनमें अब इसमें ध्यान ये देना है कि जो चना जिसमें फूल आने को है और आप देख रहे हैं कि नमी कम है, जी जी, तो उसमें बहुत हल्की सिंचाई कर दें। बिल्कुल। हाँ, लेकिन फूल आ जाने के बाद फिर सिंचाई करने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर फूल आ गया है तब सिंचाई करेंगे तो फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फूल जो है, अगर फूल आ गया है उसमें सिंचाई बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि फूल झड़ जाएंगे, इससे फसल जो है बुरी तरह प्रभावित होगी आपकी। और एक चीज सिंचाई में ये भी ध्यान रखें कि ऐसा पानी दें जैसे भागते भागते पानी निकल जाए, चाहे एक आध जगह कहीं थोड़ी बहुत छूट जाए लेकिन पानी भरे ना कहीं। हाँ, जमे नहीं। जी जी। अच्छा, इसके अलावा सिंचाई उस समय को भी देख लें कि अगर आप चने में जो अच्छे टाइम से बोया गया है, उस बुंदेलखंड के में स्थिति इस तरह की होगी कि दाना भरना शुरू हो रहा होगा, तो उसमें दाना भरते समय नमी की कमी अगर होगी तो उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा। उस समय अगर सुविधा है तो हल्की सिंचाई कर दें। मटर में सर जो है इस समय बीमारियां भी लगती हैं कुछ? नहीं, चने में एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो फली छेदक कीड़ा है, हाँ, वो फली छेदक कीड़े के लिए आप इस समय जरूर उपचार करें जी। और अगर उसके लिए नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है और काफ़ी नुकसान होता है ऐसा कि उसमें उनको अच्छी ईल्ड जो है नहीं मिल पाती है। मटर में आप जो कह रहे हैं, मटर में स्थिति जहाँ तक सिंचाई की बात है तो मटर में ये है कि मटर में फूल हल्का हल्का आना शुरू हो रहा है, उस समय हल्की सिंचाई करते हैं। देखिए चने से थोड़ा सा अंतर है। और इसके बाद अब फिर आवश्यकता अगर पड़ती है तो फिर दाना भरते समय करते हैं। मटर में इस समय चांसेस ये हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू, हालांकि टेम्परेचर बढ़ने लगा है, हाँ, पाउडरी मिल्ड्यू की संभावना 9 के बराबर है। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र हैं ऐसे कि जिनमें अभी जैसे बरसात हुई थी और वो आपका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो लग जाए। तो इसमें तो ये है कि घुलनशील गंधक 80% वाला जी जी जो वेटेबल पाउडर होता है उसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बना के उसका अगर छिड़काव कर देंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है नियंत्रित हो जाएगी। अच्छा, उसमें जो है उसमें चने में बीटी का भी इस्तेमाल करते हैं तना वो क्या नाम फली भेदक के लिए, और इसके अलावा एनपीवी का भी इस्तेमाल करते हैं। एनपीवी वायरस का, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को जो कुछ भी मिल जाए उससे जो है अपना छिड़काव करके उसको कंट्रोल कर लें। और वैसे तो 0.03% जो नीम तेल का वो सोल्यूशन है उसको भी छिड़क देते हैं, लेकिन वो ये है कि वो तब ज़्यादा प्रभावी होता है जबकि वो सुरक्षात्मक दृष्टि से पहले थोड़ा छिड़क दिया जाता है, तब ज़्यादा फायदेमंद रहता है। सर ये राई सरसों में इस समय क्या करना है? अब राई सरसों में तो सबसे जो ज़्यादा नुकसान की चीज़ है वो आपका माहू है। जी जी। तो इस समय 2 चीज़ें हैं, एक तो राई में ये देख लें कि माहू की क्या स्थिति है। देखिए जो राई बहुत समय से बोई गई है जी जी, और जिनमें फलियां में दाना बन गया और फलियां कड़ी हो रही तो उसमें तो माहू ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाती जी जी जी। लेकिन जो सरसों लेट है और अब जो है अगर बादल होते हैं, थोड़ा गर्मी की भी स्थिति होती है तो उनके लिए वो आइडियल स्थिति होती है और वो उस पर अटैक करती है माहू। तो उसके लिए ये है कि डाइमेथोएट 30% EC, ऑक्सीडेमेटान मिथाइल 25 EC और क्लोरपायरिफास 20% EC। इनका 1 लीटर मात्र 1 लीटर दवा, अब जैसी कनोपी है उसके हिसाब से 500 लीटर 600 लीटर। वैसे ये है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो माहू की संभावना 9 के बराबर है। यदि पहले लग गया हो तो इसका प्रयोग जो है ये लोग करें। नहीं, माहू तो देखो
टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कुछ पीरियड में ठंडा भी रहता है। ठंडा भी रहता है दिन में। तो ऐसा नहीं है सुबह कि शाम माहू बिल्कुल लफेद हो गई है, माहू है। तो जिनके यहाँ है माहू, खासतौर से जो लेट सरसों है जिसमें अभी काफी जूस है पौधे में, उनमें माहू काफी मात्रा में लगती है, तो उसको। अच्छा सर, इस समय जो है उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं और देश के कई हिस्सों में कि रबी में मक्का की जो है बुआई का जो है प्रचलन काफी तेजी से बढ़ा है। तो रबी मक्के में इस समय फसल तो देखिए खिचड़ी के बाद जो टेम्परेचर बढ़ता है, पहले तो टेम्परेचर जब डाउन होता है तो उसकी बहार रुक जाती है, लेकिन जैसे ही खिचड़ी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है बहार जो है देखिए मक्का मक्का के लिए मुझे किसान भाइयों से दो बातें कहनी है। हाँ, जो मक्का रबी में बोई है जी, उस मक्का में तीसरी सिंचाई जी की अवस्था है, देख लें। अगर वर्षा की हुई है जाड़े वाली तब भी तीसरी सिंचाई जो कि 75 से 80 दिन की अवस्था पर की जाती है बुवाई के हिसाब से, वो सिंचाई मक्का रबी मक्का में करें। और एक चीज और है कि बसंतकालीन मक्का भी बोई जाती है। हाँ हाँ, जो आगे चल करके जी भुट्टा के लिए और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बसंतकालीन मक्का की बुआई पूरे फरवरी भर की जाएगी और उसको जो है करें तो ये उसके लिए ठीक समय है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें मक्का के बारे में जी, कि सब जानते हैं कि मक्का की कितने दिन की फसल है, किसानों को ये बताने की चाहिए, वो जानते हैं कितने दिन बोई है तो कब पकेगी। लेकिन ध्यान देने की बात एक ये है, जाड़ों में भी और गर्मियों में भी, एक मैं किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जिस समय परागण की अवस्था होती है, मंजरी निकली हुई होती है, वो सब होता है, और जिस समय मक्का में परागण होता है उस समय तापमान 45 डिग्री 40 डिग्री 45 या 50 उस तरह से नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वो टेम्परेचर जो मई में उसमें आता है, तो ऐसा अपना बुआई का समय ऐसे एडजस्ट करें कि अगर समय से बो देंगे तो उससे पहले ही भुट्टा उनको मिल जाएगा और वो समय निकल जाएगा। वरना होता ये है जल्दी हाँ उस समय, वरना फिर मक्का में दाना नहीं पड़ेगा अगर उस समय पर आपकी क्योंकि ऐसे ही जाड़े में अगर 5 डिग्री से नीचे तापमान जाता है उस समय अगर परागण की स्थिति है तो भी परागण नहीं होगा। बिल्कुल सही। एक बार बिहार में बहुत एरिया में ये ऐसा हो गया था कि हजारों हेक्टेयर एरिया में मक्का में भुट्टा तो आया लेकिन दाना नहीं बना उसमें। तो ये ध्यान रखें। मक्का साल भर की जा सकती है वैसे तो, लेकिन यही चीज का ध्यान रख करके टेम्परेचर जो है ध्यान रखें। अच्छा सर, इसमें बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय जो है शुरू हो गया है, तो इसमें बसंतकालीन गन्ने की, और गन्ना हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण फसल है, तो किसान भाइयों को इस समय गन्ने की बुआई और उसमें क्या क्या सावधानियां देखिए कैसे करें? सबसे बड़ी बात एक ये है कि गन्ना निश्चित रूप से एक तो भाई कैश क्रॉप है जी, और बड़ी सुरक्षित क्रॉप है जी जी, सुरक्षित फसल है और महत्वपूर्ण फसल है। कुछ जिलों के लिए तो गन्ना जो है सारा क्रॉप रोटेशन गन्ने पे निर्भर करता है और हमारे प्रदेश में ऐसे जिले भी हैं जहाँ गन्ना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये भी तो दोनों स्थितियां हैं। लेकिन जो गन्ने के किसान हैं मैं उनको ये कहूँगा कि गन्ना बसंतकालीन गन्ना ही किसी बहुत लंबे समय से यही मुख्य फसल गन्ने की हुआ है। बिल्कुल सही है और आज भी है जी। एवं तो ऑटम सोइंग भी करते हैं लोग, शरदकालीन गन्ना भी करते हैं जी, और ग्रीष्मकालीन गन्ना भी लोग बोते हैं जी। लेकिन बसंतकालीन गन्ना ही गन्ने की मुख्य फसल आज भी मानी जाती है जी। अनुरोध किसान भाइयों से ये है कि अब गन्ने के साथ बसंत, खास तौर से बसंतकालीन गन्ने के साथ कोई ना कोई सर फसल अवश्य लें। बिल्कुल सही बात है, ताकि उससे अतिरिक्त आय जी ताकि उससे अतिरिक्त आय भी बढ़ेगी और उसका उर्वरता पर भी अच्छा असर रहता है। तो इसमें ये है कि मैं ये बता दूं कि बसंतकालीन गन्ने की बुवाई आप कहाँ करते हैं? तोरिया से खेत खाली हुए, सरसों से खाली हो गए, जो क्षेत्र ऐसे जिनमें सरसों पहले बोल देते हैं ज्यादातर तोरिया के खेत खाली हो रहे हैं, मटर के खेत, सब्जी वाली आलू से खेत खाली हो गए। ये सब खेत जो खाली हो रहे हैं ये आपको गन्ने के लिए मिलेंगे। गन्ने की बुवाई का अगर आप मेरे से ये पूछें कि साहब सबसे बहुत बढ़िया तिथियां कौन सी हैं गन्ने की बुवाई के लिए, तो मैं कहूँगा कि 22-23 फरवरी
सबसे उपयुक्त तिथि है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इसके आगे पीछे 4-6 दिन 10 दिन आप आगे पीछे हो लीजिए, लेकिन समय से बुआई करिए। यानी 20 से लेकर के 25 तारीख के आसपास जो है, 15 से लेकर, कहने का मतलब ये है कि आप इधर से यानी शुरुआत करिए तीसरे सप्ताह से, और मार्च के दूसरे सप्ताह तक अगर आप बो लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अच्छा, इसमें आपको जो है प्रजातियां जो गन्ने की मध्यम और देर से पकने वाली हैं, कोसा 767, 802, 7918, 8118, 8315 और 1158। और जो जल्दी वाली फसलें हैं, कोसा पंत 211, कोसा 687 और कोसा 8436 और बीओ 54 और 91, ये वो हैं जिनमें जहाँ जल निकास की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ ये बीओ 54 और 91 ये प्रजातियाँ ठीक है। तो सर फसली के लिए इसमें मेरे ख्याल से उड़द और मूंग की खेती जो अब देखिए, इसमें मैं गन्ने में फसली में क्या क्या गन्ने में मैं आपको इसके साथ उड़द कर सकते हैं, मूंग कर सकते हैं, सूरजमुखी कर सकते हैं। जी। और सब्जियों के रूप में धनिया आदमी बो सकते हैं किसानों को। धनिया का समय नहीं है, अब नहीं है। धनिया गर्मी में देखिए, धनिया जो है, धनिया, सौंफ, धनिया, ये सब मसाले ये शरदकालीन गन्ने के शरदकालीन के तो हैं, लेकिन क्योंकि गर्मियों में जो है धनिया की मांग ज्यादा होती है किसानों को। नहीं, लेकिन गर्मियों में गन्ने के खेत में धनिया वो बसंतकालीन गन्ने के साथ नहीं, शरदकालीन के साथ होता है। लेकिन इसके साथ उड़द, मूंग, सूरजमुखी। मैं गन्ने के किसानों को वैसे भी बिना सह फसली के भी मैं एक परामर्श देना चाहूँगा कि गन्ने की जो लाइनें हैं वो हमेशा पूरब से पश्चिम रखें। अच्छा, ये जरूरी है। पूरब से पश्चिम रखेंगे तो जो सह फसली है, सह फसल है, उसको भी लाइट मिलती है। और बाद में जब गन्ना बड़ा होता है और जब आंधी और उसकी बात आती है तो वो जो है गन्ना जब बड़ा होकर खड़ा होता है तो उसके गिरने की संभावना थोड़ी कम होती है। और अगर आपने उत्तर दक्षिण लाइनें बनाई हैं तो गन्ना के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक सर जो है, मैं चाहूंगा कि इसको और आगे एक्सटेंड किया जाए। तो आप साथियों, आपने देखा गन्ने में एक चीज में एक चीज किसान भाइयों, आप मेरे कहने से करिए जी, और अगर इससे कोई आपको नुकसान हो तो मुझसे कहिएगा। वो ये कि आप बसंतकालीन गन्ने के साथ गन्ने की चारों तरफ जहाँ गन्ना जिस खेत में बोया 2 लाइनें ढैंचा की अवश्य बो दें। अच्छा, तो जो बसंतकालीन गन्ना के साथ जो ढैंचा बोया जाता है उससे नवंबर में आप जाकर के आपको ढैंचा का बीज मिल जाएगा। तो वो ढैंचा का बीज तो आपको हरी खाद के काम आएगा। जी। और ढैंचा की लकड़ियां जलाने के काम आ जाएंगी। तो जितना भी आपका फूस और ये वो सब जितनी भी चीजें बाकी बायोमास है वो आपका सब कंपोस्ट बनाने के काम आएगा। और ये जो ढैंचा है ये जानवरों से भी बचाएगा आपके गन्ने को। कि जैसे आएगा ढैंचा तेजी से बढ़ता है। हाँ। तो ढैंचा पे जो है वो ढैंचे के पत्ते खाने लगेंगे, उससे गन्ना जो है बच जाएगी। बिल्कुल। तो इस चीज को आप करें तो आपके लिए खाद, हरी खाद बोने के लिए ढैंचा का बीज भी मिल जाएगा, जलाने के लिए लकड़ियां मिल जाएंगी और आपके गन्ने को भी किसी हद तक सुरक्षित है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो इम्पैक्ट पॉइंट है गेहूँ और चना, मटर, सरसों और ख़ासतौर पे गन्ना, ये जो हमारी जो फसलें हैं, मक्का जो रबी का है, उस पर भी आदरणीय उपाध्याय जी ने विस्तृत चर्चा की। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो है हम जो अन्य फसलें हैं उन पर जो है चर्चा करेंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।